हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, अभी तक अपन क्लास 10 में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने पढ़ चुका था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कारण क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, करंट क्या होती है। इन सब की यूनिट्स और सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि किस चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अपन ने ये पढ़ा था कि करंट इधर जाती है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जाएगी। ये सब अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, देखो एकदम सिंपल सा चीज़ है। ये ओम्स लॉ बोलता है कि जैसे जैसे तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। सिंपल सी चीज़ है एकदम। देखो क्या होता है, अगर ये मान लो मेरा कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ से कुछ करंट जाएगा। ठीक है, अब मैंने बैटरी को 2 कर दिया तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, बैटरी को 3 कर दिया तो करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, यही तो ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, जैसे जैसे तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ओम्स लॉ को अपन लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लॉ है तो उसको एज इट इज ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो एज इट इज मतलब कि सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड देन करंट flowing in closed conductor is directly proportional to applied potential difference। देखो घर का पंखा देखिए, पंखे में जो नॉब रहता है, फैन का नॉब रहता है, उसको तुम घुमाते हो तो पंखे की स्पीड चेंज होती है। ठीक है, होता क्या है, जब तुम पंखे को घुमा रहे हो तो तुम उसको क्या कर रहे हो, उस पर करंट कम कर रहे हो, करंट ज्यादा कर रहे हो। करंट कम ज्यादा क्या कर रहे हो, तुम एक नॉब से कर रहे हो। क्लियर है ये। ठीक है, तो वो नॉब क्या कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है और वोल्टेज को बढ़ा रहा है। समझ में आ रही है। उसी के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा पंखा भी स्पीड से घूम रहा है, पंखे की स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस कम रखते हो तो करंट भी क्या होती है, कम होती है। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो करंट भी क्या आती है, बढ़ती है। क्योंकि ये अपन पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम किसका है, बैटरी का या सेल का है। क्लियर है, सोर्स का। क्लियर, तो आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे तो करंट भी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज का मतलब क्या है, फिजिकल कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें क्या कहलाती है, फिजिकल कंडीशन कहलाती है। क्लियर है। ठीक है, ओम्स लॉ ने बोला कि ओम्स ने बोला कि अगर फिजिकल कंडीशन सेम है, मतलब टेम्परेचर को अपन बढ़ने नहीं दे रहे, टेम्परेचर जितना उतना ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊँ तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूँ तो टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, तो अपन ने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था, अगर मैं हीट अप करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर आते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो क्या होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे तो ज्यादा करंट देंगे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो क्या हो सकता है, करंट ज्यादा हो सकता है करंट कम हो। ठीक है, मतलब टेम्परेचर के कारण करंट में इफेक्ट आ सकता है। तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं और मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाऊं तो क्या करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन क्या होती है, रिमेन्स अनचेंज। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर तुमको टफ लग रहा है तो यहाँ पे लिखो, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो ओम्स लॉ में तुमको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है, इस कंडीशन को जब होगी तभी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, समझ में आई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर मैंने वोल्टेज को पहले 0 से 2 किया और करंट 0 से 1 हुआ, समझ में आया। वोल्टेज को मैंने 0 से 2 किया और करंट 0 से 1 हुआ, तो अगर मैं 0 से 4 करूंगा तो करंट 2 होगी। समझ में आया। हर 2 वोल्टेज पे 1 एम्पियर करंट बढ़ रही है। ठीक है, मान लो ऐसा हो रहा है तो हर 2 वोल्टेज पे 1 एम्पियर ही करंट बढ़ेगी। क्लियर है। इसका एग्जांपल ये केवल होता है, हमेशा ऐसा होता नहीं, एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है हर 2 वोल्टेज पे 1 एम्पियर करंट बढ़ रही है तो अगले 2 वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो 1 एम्पियर और बढ़ेगी। मान लो कि 3 वोल्टेज पे 1 एम्पियर बढ़ रही है तो अगले 3 वोल्टेज पे 1 एम्पियर बढ़ेगी। क्लियर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली मतलब कि इसका ग्राफ बनाओ तो क्या बनेगा, ऐसा। ठीक है, समझ में आई।
यहाँ पे रहेगा V, यहाँ पे रहेगा I, ठीक है। जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाते गया वैसे वैसे करंट भी बढ़ते गए। क्लियर है? यहाँ पे वोल्टेज 0 करंट 0, यहाँ पे वोल्टेज कुछ करंट कुछ, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा करंट और बढ़ गई, समझ में? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत में? ठीक है, तो ओम्स लॉ पूछेगा तो क्या लिखोगे? पहले तो लॉ लिखोगे, ठीक है, फिर जो लॉ बोल रहा है उसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में बोल सकते हैं क्या? ठीक है, देन द करंट, ठीक है, इन दैट इन क्लोज कंडक्टर इज यानी इक्वल टू होता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बना, ठीक है, टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो करते हैं? V से शो करते हैं। क्लियर है? ठीक है, नहीं मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। देखो अगर करंट बढ़ रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा होगा, ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, और V जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? हमेशा कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है। क्लियर है? जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन है? R है, ठीक है, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, R is proportionality constant और and is known as resistance। क्लियर है? ठीक है, यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? R क्या हो जाएगा? V by I। R क्या हो जाएगा? V by V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। एक I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें नापते हो? वोल्टेज में, वोल्ट में, और करंट को किसमें नापते हैं? एम्पियर में, ठीक है। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट होगी, ठीक है। इसको नया नाम दे दिया क्योंकि ये ओम्स लॉ से आया था, तो इसका नया नाम क्या दे दिया अपन ने? ओम। ओम का सिंबल ऐसा होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। समझ में आ गई? ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो एक हो गया तुम्हारा डायग्राम, एक तुम्हारी होगी डेफिनेशन, दूसरा हो गया डेरिवेशन, ठीक है। तीसरा तुमको बनाना पड़ेगा एक सर्किट डायग्राम और एक ग्राफ, तब जाके तुम्हारा ओम्स लॉ कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के ऊपर क्या चार चीजें? डेफिनेशन, डेरिवेशन, सर्किट डायग्राम और ग्राफ, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में क्या हो, अपन को क्या क्या चीज है? वोल्टेज नापना है, करंट नापना है, तो मेरे को एक वोल्टमीटर लगेगा, एमीटर लगेगा, एक क्लोज कंडक्टर लगेगा, क्लियर है, और सप्लाई देने की बैटरी लगेगी, क्लियर है, ठीक है। और सप्लाई को कम ज्यादा करना है, मेरे को ओम्स लॉ का प्रूफ करना है, तो सप्लाई को कम ज्यादा करना है, तो उसके लिए मेरे को एक रियोस्टेट लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक कंडक्टर मान लो, ठीक है, कंडक्टर हो गया। इसको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या अपन ने लगाया? वोल्टमीटर। अपन ने पढ़ा क्या वोल्टमीटर क्या होता है? हमेशा किसमें कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। और एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, तो एमीटर, एक एमीटर लगा लिया, क्लियर है, ठीक है। और क्या चाहिए अपन को? एक बैटरी चाहिए, बैटरी लगा ली, ठीक है, और एक स्विच लगा दिया, बंद चालू करने के लिए मैंने एक स्विच लगा दिया, ठीक है, ठीक है। और अब मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करना है, मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? करंट मतलब पोटेंशियल चेंज करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे एक चेंजर लगाना पड़ेगा, जो कि क्या है? रियोस्टेट है। रियोस्टेट का काम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का काम क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इस नॉब को जब मैं ऊपर नीचे करूंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, ठीक है। जब मैं इसको नीचे करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, जब इसको ऊपर करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज के नीचे में क्या है जो बॉक्स बना हुआ है? ये कंडक्टर है जिसके अक्रॉस अपन नाप रहे हैं। तो सर वायर तो कंडक्टर ही कराएगा। ये कंडक्टर है। अगर आपको इसके अक्रॉस यहाँ वाला इतने पोर्शन में नापना है तो इतने पोर्शन में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप यहाँ पे वोल्टेज चेंज करोगे वैसे वैसे यहाँ पे करंट भी चेंज होगा, इतने पोर्शन में करंट भी चेंज होगा। इतने पोर्शन का अपन देख सकते हैं बार बार, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपन छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, कोई और वायर लगा दिए, ऐसा अपन चेक करने के लिए कि ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये उसका सर्किट डायग्राम है, क्लियर है। ये पूरा कंडक्टर, ये वायर है, ये वायर है, ये कंडक्टर है। यहाँ पे मैंने मान लो एक रेजिस्टेंस लगा दिया छोटा वाला जिसमें अपन चेक कर रहे हैं, तो वो उसके लिए, क्लियर है, कोई दिक्कत में? तो रियोस्टेट का मतलब रेगुलेटर ही होता है। रियोस्टेट रेगुलेटर की तरह अभी बोल सकते हो, लेकिन रेगुलेटर नहीं होता, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी रेजिस्टेंस जब पढ़ूंगा तो प्रॉपर अच्छे समझ में आ जाएगा। रियोस्टेट आरएच से शो करते हैं, ठीक है। ये करंट को कम ज्यादा करने के काम आता है, ठीक है। रेगुलेटर की तरह अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ हो गया, ये उसका डेरिवेशन हो गया, ये उसका सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। स्विच ऑन कर देते हैं, तो ये स्विच ऑन हो गया, क्लियर, ठीक है। अब ग्राफ क्या बोला? ओम्स लॉ ने बोला जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा,
वोल्टेज को वोल्ट में नापते हैं, करंट एमीटर में एम्पियर में नापते हैं। क्लियर है? ये ग्राफ बनेगा, ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत में? ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही बनाना, ऐसा बनाओगे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ओम्स लॉ फॉलो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना बढ़ा हुआ वोल्टेज उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी कारण मैं बोला कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर मान लो चेंज करता है तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है, मान लो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ रहा है। समझ में आए? ठीक है, तो अपन को हमेशा ग्राफ के समय में ऐसे स्ट्रेट लाइन करें। ठीक है, एविडेंस के हिसाब से इतना ही काफी है। ठीक है, तो ओम्स लॉ समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत में? ठीक है, ओम्स लॉ के बाद यहाँ पे नया वर्ड है रेजिस्टेंस। ठीक है, आप अभी तक अपन से रेजिस्टेंस वर्ड ही सुने, क्या होता है ये अपन को पता नहीं। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस नाम से समझना, रेजिस्ट करना, रोकना। ठीक है, रेजिस्ट करना, रोकना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस करना, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, मनी हेस्ट अगर देख रहे हो तो उसमें बहुत बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बोलता रहता है मनी हेस्ट में प्रोफेसर, अगर देख लो तो रेजिस्टेंस मतलब रोकना। ठीक है, अपोज करना। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है। सर अभी कुछ दिन पहले आपने को बताया था कंडक्टर वो होता है जो कि करंट को अलाउ करता है। ठीक है, और अभी आप बोल रहे हो सर कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो रोकता है। ठीक है, तो ये तो दोनों आपके सेंटेंस आपस में बात नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? कंडक्ट करता है कि नहीं करता है? रेजिस्टेंस मतलब रोकना, कंडक्टर मतलब कंडक्ट करना, मतलब अलाउ करना। तो आप बोलो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कंडक्टर की, इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कंडक्टर की तो वो अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? आप बोल रहे हो सर करेगा, फिर बोलते नहीं करेगा। तो इसको ऐसे समझो कि एक रोड है। ठीक है, तो रोड में गाड़ी चलना अलाउ करता है कि नहीं करता? करता है, लेकिन उसमें ब्रेकर है। ब्रेकर क्या करता है? गाड़ी को रोकता है, अपोज करता है। तो अलाउ भी करता है, साथ ही साथ रोकता भी है। क्लियर है? ठीक है, तो यही रेजिस्टेंस होती है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। समझ में आई? ठीक है, दो कंडक्टर करंट को अलाउ करता है लेकिन साथ ही साथ क्या करता है? रोकता भी है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? देखो, ठीक है, मान लो ये कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। जैसे मान लो कोई भी एक, मान लो अपन ने एटम ले लिया। ठीक है, उसके अंदर कुछ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूम रहे होंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा एनर्जी कंडक्टर की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन फ्री बाहर पे भी घूमते रहते हैं उसमें। ठीक है, बाहर पे भी इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं तो मतलब जो बीच में होंगे वो आयंस होंगे। क्लियर? और मैंने यहाँ पे लगा दी बैटरी। ठीक है, जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की यहाँ पे तो क्या होगा? ये नेगेटिव क्या करेगा? इसको धक्का देगा, सारे इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, बोलेगा जा जाओ उधर जाओ, और ये पॉजिटिव क्या करेगा? आ जाओ मेरे पास आ जाओ करके ऐसे बुलाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ये धक्का दे रहे हैं। ठीक है, अब रास्ते में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को ये प्लस साइन मिल गया। ठीक है, इससे प्यार हो गया तो उसके साथ वो बैठ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसके साथ प्यार हो गया तो इसके साथ मिलके बैठ गया। मेरे को क्या लगा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन मेरे पास पहुंचेंगे, लेकिन मेरे पास पहुंचे कितने? 9। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था और इससे प्यार हो गया उसको, तो ये इसके साथ रुक गया। आप कितने पहुंचे? 8। ठीक है, पहुंचने कितने थे? 10। पहुंचे कितने? 8। पहुंच तो अभी भी रहे ना, पहुंच रहे नहीं पहुंच तो रहे ना, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? कम भी हो रहा है। ठीक है, तो अलाउ कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ क्या कर रहा है? रोक भी रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो कि अलाउ करता है साथ ही साथ रोकता भी है। ठीक है, समझ में आई? ठीक है, अब रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होता है? कम होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कंडक्टर का क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम रोकता है। ठीक है, ज्यादातर वो पास कर देता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा, तो वो आने नहीं देता। ठीक है, लकड़ी में करंट पास कराओगे तो होगा क्या? नहीं ना, इसी का मतलब होता है लकड़ी की या रबर की चप्पल पहन के अपने को काम करना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है क्या? हाँ अवेलेबल है। वो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही तो बना है ना। ठीक है, वो स्केल को तुम रब करते हो, स्केल को रब करते हो, पानी के पास लाते हो, पानी डेविड हो जाता है, पेपर उठ जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन है लेकिन साथ ही साथ वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही होता है ना, स्केल को रब किया अपन ने, पेपर से अट्रैक्ट किया तो पेपर अट्रैक्ट हो गया। वो पेपर का अट्रैक्शन क्यों हुआ? चुंबक तो है नहीं वो, क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जब तुमने उसको रब किया, तुमने हीट एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसने न्यूट्रल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको अट्रैक्ट कर लिया, उसके साथ चिपक गया। लेकिन अगर मैं उसमें स्केल में इधर वायर जोड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अलाउ नहीं करता।
उस समय ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उस समय इलेक्ट्रॉन वहां तक आ नहीं पाते, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगर क्षमता के बाहर उसको दे दोगे इलेक्ट्रिसिटी तो फिर वो भी कंडक्ट करना चालू कर देगा, ठीक है। कई बार तुम रबर की चप्पल पहन के लोगे तब भी तुमको झटका लगेगा, क्यों? क्योंकि वो रबर की चप्पल इनफ नहीं है, वो मतलब कि आप घर का थोड़ा सा काम कर रहे हो तो चलो ठीक है, अब वही हाई वोल्टेज लाइन को छू के चप्पल पकड़ के चप्पल पहन के छू दोगे तो तुमको करंट नहीं लगेगा, ऐसा सोचोगे क्या? नहीं, तुमको लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि अब वो रबर की चप्पल उतना इफेक्टिव नहीं है, वो पूरा पूरा कंडक्ट कर देगा, क्लियर है, क्योंकि वो तुम्हारे बीच में करंट बहुत ज्यादा जा रहा है, समझ में आया? ठीक है, तो जब तक रेजिस्टेंस कम रहता है तभी करंट जा पाता है, क्लियर है, कोई दिक्कत में? ठीक है, तो रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस फॉर्मूला V इक्वल्स टू I है, अभी थोड़ी देर पहले निकाल, R क्या हो जाएगा? V बाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को देख के अगर मैं सोचूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फॉर्मूला को देख के बढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं करंट को 2 एम्पीयर ही रखता हूँ, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाया मैंने 4 कर दिया तो रेजिस्टेंस 2 हो गया, ठीक है, 6 कर दिया तो रेजिस्टेंस 3 हो गया, ऐसा लगता है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, करंट कम करोगे तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। वोल्टेज और करंट पर रेजिस्टेंस नहीं डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि अपन ने क्या बोला, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू IR, ऐसा बोला ना अपन ने। और जहाँ पे R क्या बोला अपन ने? कांस्टेंट। R क्या बोला अपन ने? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट मतलब कि ना ये वोल्टेज पे डिपेंड करेगा ना ये करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वोल्टेज और करंट इस पे डिपेंड करेंगे, लेकिन ये दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत में? तो रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत में? ठीक है, रेजिस्टेंस को डिफाइन करोगे कैसे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत में? ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? चार्जेस पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ, दूसरा है एरिया, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है मटेरियल, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? देखो इसको समझने के लिए एक अपन एनालॉजी देते हैं। एक पाइप ले लिया, ठीक है, एक दूसरा पाइप ले लिया उससे लंबा, ठीक है, एक पाइप लिया, एक दूसरा पाइप लिया उससे लंबा, ठीक है। अब इक्वल इंटरवल पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने छेदे कर दिए उस पाइप पर, ठीक है, समझ में आई? और ये दूसरा पाइप लिया, उसमें भी मैंने जितना दूर 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 इसमें छेदे किए तो उतना ही छेदे मैंने इसमें भी कर दिया, ठीक है, एकदम पॉइंट वाले, मतलब सुई गड़ा के छोड़ दिया मैंने, एकदम पतले पतले छेदे कर दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाला 5 लीटर पानी और यहाँ पे भी डाला 5 लीटर पानी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने पानी कलेक्ट किया, यहाँ पे पानी कलेक्ट किया। तुम लोग बताओ पानी कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा? ऊपर वाले में पानी ज़्यादा मिलेगा और नीचे वाले में पानी कम मिलेगा, ठीक है। अगर देखोगे तो ये पानी को अगर मैं बोल दूँ कि करंट है मेरी, समझ में आएंगे? जो फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है पानी को सामने जाने के लिए, मतलब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, समझ में आएंगे? ठीक है, तो छोटा वाला वायर में, छोटा वाला पाइप में पानी ज्यादा मिल रहा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, मतलब कि रेजिस्टेंस कम, रुकावट कम है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर पानी ज्यादा मिल रहा है, मान लो यहाँ पे 4 लीटर मिला, यहाँ पे 3 लीटर मिला, ठीक है, तो इसमें पानी ज्यादा मिल रहा है मतलब रुकावट कम है, ऐसा बोलूंगा मैं। और इसमें पानी कम मिला मतलब रुकावट ज्यादा है, समझ में? तो इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत में? ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है, जिसकी लेंथ ज्यादा है बोल सकता हूँ, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसीलिए सर बाहर में जो बड़े बड़े टावर रहते हैं उस पर जब बारिश जाती है तो आवाज़ आती रहती है, इसलिए आती है क्या आवाज़? नहीं, वो तो वोल्टेज हाई रहता है उस कारण रहती है, वोल्टेज हाई रहता है उस कारण वो रहती है, और हीट डेवलप होती है इस कारण होती है, दोनों चीज़ हो सकती है, रेजिस्टेंस के कारण हो सकता है लेकिन मेन वोल्टेज के कारण रहता है।
अभी अपन ये क्या बोल रहे हैं, हाँ, जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तुमको खुद ही सोचो यार, छोटा सा वायर लोगे और बड़ा वायर लोगे, ठीक है, उस पर रेजिस्टेंस किसमें ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। समझ में आएगी? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, तो लेंथ वाला समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं एरिया पे। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फिर से वैसे ही एनालॉजी लेते हैं। एक पाइप लिया, ठीक है, एक मोटा पाइप लिया, लेंथ दोनों की सेम रखा, लेंथ दोनों की सेम रखा। ठीक है, अब मैं यहां से भी पानी भेज रहा हूँ, यहाँ से भी पानी भेज रहा हूँ। ठीक है, कुछ देर बाद मैं यहाँ पे पानी कलेक्ट किया, यहाँ पे पानी कलेक्ट किया, कहाँ पे ज्यादा पानी मिलेगा? नीचे वाले पानी ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। ठीक है, रुकावट यहाँ पे कम मिलेगी। देखो खुद ही सोचो, एक छोटे से कमरे का एक छोटा सा दरवाजा ले लिए और उसमें बहुत सारे लोगों को जाने के लिए बोल दिया एक साथ में, तो वहाँ पे धक्का मुक्की ज्यादा होगी, रुकावट ज्यादा होगी। समझ में आ रहा? वही एकदम बड़ा वाला रूम ले लिया और उसमें जाने के लिए तो आराम से चले जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो जहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे ये है, ठीक है, तो ये हो गया इसकी लेंथ। क्लियर है ये? ठीक है, इसको कहीं से भी काटोगे तो जो सामने पे तुमको दिखेगा वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आई? ठीक है, तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पे करंट ज्यादा मिलेगा, करंट ज्यादा मिलेगा मतलब वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा। मैं ये बोल सकता हूँ इसका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, और इसका एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्लियर है ये? तो सिंबल देखो, एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। समझ में आई? कोई दिक्कत में? इसीलिए एसी का जो वायर होता है मोटा होता है, हाँ, और पंखे का पतला होता है। हाँ, जो भी वायर मोटे रहेंगे उसमें से अपना करंट ज्यादा जाता है, जो भी ज्यादा एम्पीयर वाला वो रहता है वो मोटा वायर ही बनाते हैं। ठीक है, फ्यूज वायर देखिएगा एकदम पतला रहता है। फ्यूज वायर अपन फ्यूज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उस समय मैं बताऊंगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर है? कोई दिक्कत में? ठीक है, तीसरा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे कई लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो दिक्कत होती है, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि टेम्परेचर जैसे ही अपन हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी शेल से बाहर आ जाते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो अपने दिमाग में बेसिक आइडिया आता है कि अरे यार फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो मतलब करंट बढ़ेगा। बेसिक आइडिया तो ये बनता है ना कि अरे भैया टेम्परेचर बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल से बाहर कूद के अपने कंडक्टर में आ गए। ठीक है, पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे कंडक्टर में, 10 आ गए। तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से करंट बढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने से करंट कम होता है। क्यों कम होता है? देखो इसको ऐसा समझो, पॉपकॉर्न उठाओ और गैस में जलाओ। ठीक है, ढक्कन मत लगाना। पॉपकॉर्न वो एक्टिव पॉपकॉर्न जो आता है ना, उसको बनाने के लिए क्या करना, ढक्कन मत लगाना ऊपर से और जला के छोड़ देना। तो क्या होगा, पॉपकॉर्न फूटेगा और उड़ेगा, हर जगह उड़ेगा ना। पॉपकॉर्न फूट फूट के करेगा, हर जगह पे उड़ेगा, हर जगह पे उड़ेगा। तो तुमने टेम्परेचर दिया तो पॉपकॉर्न क्या किया, फैल गया। लेकिन अगर तुम उसको ढक के रखोगे तो तुम्हारा पॉपकॉर्न प्रॉपर बनेगा। क्लियर है? तो वो क्या करता है, पॉपकॉर्न क्या करता है, रैंडम मोशन करता है। ठीक है, जैसे कि तुमको घर में मतलब घर में कोई नहीं तो तुम फ्री हो जाते हो। ठीक है, ऐसा करना है वैसा करना है, कुछ भी करते हो। ठीक है, उस केस में तुमको टेंशन नहीं रहती। तो तुम क्या करते हो, रैंडम मोशन, कोई चीज इधर से उधर कर दिए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ भी जब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। ये एनर्जी की कहानी तो बाहर रहता है ना, तो एनर्जी आ जाती है। और एनर्जी क्या खराब चीज होती है। ठीक है, वो क्या करती है, रैंडम मोशन लगाती है। ठीक है, जब रैंडम मोशन ज्यादा होना चालू हो जाता है तो क्या होता है, रैंडम मोशन ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि वो इधर उधर जाना चालू कर देते हैं। इधर उधर जाना चालू कर देंगे तो बीच में पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, उससे टकरा जाएंगे, बाहर दीवार से टकरा जाएंगे। इलेक्ट्रॉन आपस में पास आएंगे तो दूर भागेंगे। समझ में आए? तो रैंडम मोशन के कारण क्या होगा, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो पहले पहुंचे तो उससे कम पहुंचेंगे। क्लियर है ये? ठीक है, तो टेम्परेचर से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत में आपका? ठीक है, चौथा है मटेरियल पे। मटेरियल पे तो पता ही तुम लोगों को यार, जैसे रबर की बात करो तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, वो तो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। क्लियर है ये? तो 4 चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला लेंथ पे, दूसरा एरिया पे, तीसरा टेम्परेचर, चौथा मटेरियल। टेम्परेचर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के लिए। क्लियर है ये? ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सेकंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर? इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। क्लियर है ये? कोई दिक्कत में?
अब जब जैसे मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो वहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या आएगा, रो। क्लियर है, यहाँ पे अपन ने नाम दिया उसको रो। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई, यहाँ पे रो क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो लेंथ पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, कांस्टेंट है। रो एरिया पे डिपेंड करेगा क्या, नहीं, कांस्टेंट है। क्लियर है, ठीक है। तो रो क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और मटेरियल पे डिपेंड करेगी। क्लियर है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी पे। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कई बार पूछता है डिफाइन रेजिस्टिविटी। डिफाइन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को किसमें डिपेंड करोगे, देखो अगर मैं एल की जगह पे 1 डाल दूं और ए की जगह पे भी 1 डाल दूं तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में रेजिस्टिविटी को अपन ने डिफाइन किया, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस कब, जब लेंथ 1 हो और एरिया 1 हो। when length is 1 unit and area of cross section is is 1 square unit, ठीक है। समझ में आएगा, जब लेंथ और एरिया 1 1 हो जाएंगे तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसकी इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस की, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट तो हमको निकालनी है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो मीटर ने मीटर को काट दिया, 1 मीटर यहाँ बचा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, लेंथ पे नहीं, एरिया पे नहीं, टेम्परेचर पे हाँ, मटेरियल पे हाँ। क्लियर है, रेजिस्टिविटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मटेरियल पे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तुमको, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और होम एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। थैंक यू।